नमस्कार, सम्यक के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर अक्षता। तो चलिए मुकेश जी, प्रियंका जी, अर्चना जी, गिरधारी जी, रोशन लाल जी, सवाई राम जी सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और बहुत सारा प्यार। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। दिसंबर का करंट अफ़ेयर हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का करंट अफ़ेयर कर लिया है। थीम वाइज़ किया था। थीम वाइज़ थीम वाइज़ हमने किया था। सर मेरे को आवाज़ आ रही है कहीं से। थीम वाइज़ जो है वो हमने इसको कवर किया है जिसमें हमने चर्चित व्यक्तित्व लिए, चर्चित स्थल लिए हैं हमने। इसी के साथ-साथ और जितनी भी मतलब इम्पोर्टेंट थीम्स हो सकती हैं, वो सारी थीम जो है हमने कवर करी हैं। पुरस्कार हमने लिए, ठीक है? इंडेक्सेस हमने ली हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य हमने लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमने लिया। इस तरीके से सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो सारा जो एक प्लेलिस्ट है वो आपकी सम्यक का जो यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर अब तक की सारी क्लासों को ज़रूर देखिएगा। यदि आप ये क्लास देखते हैं तो आपको ना केवल एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि सम्यक अपनी क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और उसकी क्वालिटी के जो प्रमाण हैं वो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देख सकते हैं कि उसका जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के बेस पर जब एग्ज़ाम आता है तो सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम को कवर कर पाते हैं, है ना? मतलब क्लियर कर पाते हैं या कवर कर पाते हैं। अभी मेंस का रिज़ल्ट आया, उसमें भी आप देख सकते हैं कि मेंस में भी जितने क्वेश्चंस आए, सारी जो सम्यक की डीएलपी थी या सम्यक के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे वहाँ से आए थे। इनफैक्ट जैसे सर ने कल भी बताया था कि पेज नंबर सहित जो है वो सारे बताए गए थे कि इन क्लास नोट से आए, इस पेज से जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वालिटी और मेहनत पर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं होता है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप बिल्कुल सही प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ-साथ कंटेंट भी मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर के रूप में ही परफ़ॉर्म करना है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत अच्छा-सा कोट है, जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दुःख, शोक जब जो आन पड़े वो सब सहो। दुःख, शोक जब जो आन पड़े वो सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। गुड मॉर्निंग सौरभ, आर्य, संदीप, आई एम रेडी। चलिए तो क्लास को शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा सकते हैं। आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य से बात करेंगे। उससे पहले मैं फिर कह रही हूँ, 19 जनवरी 2025 को सम्यक एक टेस्ट करा रहा है जो कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। जो विद्यार्थी कोचिंग आकर परीक्षा दे सकता है, बैठ सकता है, वो कोचिंग आए, और किसी परिस्थिति के कारण यदि आप कोचिंग नहीं आ सकते हैं, तो ऑफ़लाइन भी इस परीक्षा को आप दे सकते हैं। देखिए, रणभूमि में खेलने से पहले ये मनभूमि में खेलने वाला एग्ज़ाम है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है? तो अपनी तैयारी का आप अवलोकन कर सकते हैं कि अपने आपने अब तक जो पढ़ा है, वो आपको कितना याद है। ठीक है? इसी के साथ-साथ मूल्यांकन तो आपका होगा ही, और 10 दिन का समय भी होगा जिसमें आप परिमार्जन कर सकते हैं कि आपने जो है पढ़ा जो है, उसमें जो गलतियाँ हुई, सिली मिस्टेक्स हुई, उन मिस्टेक्स को आप किस तरीके से सुधार सकते हैं। बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और इस एग्ज़ाम को आपको ज़रूर देना है ना? अभी देखिए सम्यक सिविल सर्विसेज़ ने डाला है जिसमें कॉल जो है वो नंबर दिया गया है कि इस नंबर पर फ़ोन करके आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। चलिए संजय जी गुड मॉर्निंग, अर्चना जी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य में राज व्यवस्था एवं शासन लेंगे, अर्थव्यवस्था लेंगे और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, परिदृश्य, पुरस्कार एवं सम्मान से कुछ क्वेश्चन लेंगे और चर्चित व्यक्तित्व की कुछ बात करेंगे। कोशिश करेंगे सारी चीज़ें जो हैं इसमें कवर हो जाएँ। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ जी, ठीक है? और राज्यसभा के, आपको पता है जो राज्यसभा का सभापति होता है, वही भारत का उपराष्ट्रपति भी होते हैं। को हटाने के लिए विपक्ष दल ने महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में पेश किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है संदीप जी। मैम दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर बिल्कुल, बिल्कुल करा रहे हैं और आना ही है। इन व्हिच हाउस डिड द अपोजिशन पार्टी प्रेजेंट द इम्पीचमेंट मोशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो सौरभ ने राज्यसभा, प्रियंका, उषा, हाँ, हाँ, बहुत सारे व्यक्ति जो हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल राज्यसभा में जो है ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।
हमें पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब दिसंबर में ही जो है वो हमारे राज्यसभा के जो सभापति हैं या हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन पर ये आरोप लगाया विपक्ष ने कि ये जो है मतलब विपक्ष जो है या हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो भेदभाव करते हैं, है ना? वो जो है वो जो सत्ता पक्ष है उसको ज़्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं, हमें उतना तवज्जो नहीं देते। तो इसीलिए वो जो है कुछ लोगों ने मिलकर जो है हालाँकि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस तरीके का जो महाभियोग है वो पेश किया गया है। तो भारतीय संसद के इतिहास में ये पहला मौका है जब जो है किसी भी उपराष्ट्रपति के लिए जो है ना? या सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस जो है वो आया है क्योंकि वो 14 दिन पहले ये अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया शुरू होती है उससे 14 दिन पहले जो है ये प्रस्ताव जो है उसका नोटिस देना पड़ता है। तो ये नोटिस जो है ऐसा भी इतिहास में पहली बार हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सभापति हमेशा सत्तारूढ़ खेमे का पक्ष लेते हैं। जैसे अभी जो संसद में धक्का-मुक्की वाला केस हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तो जो है सत्ता पक्ष का ही क्या ले रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बात थी। प्लस सभापति के खिलाफ जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसमें क्या होती है सबसे पहले नोटिस आता है 14 दिन पहले, उसके बाद जैसे राज्यसभा में लेकर आए हैं तो उसमें चर्चा होगी, फिर सामान्य बहुमत से वोटिंग होगी। अगर राज्यसभा में वो वोटिंग पास हो जाती है तो फिर लोकसभा में जाता है, सो लोकसभा में भी उसके ऊपर चर्चा होती है, फिर सामान्य बहुमत से वो वोटिंग होती है। यदि वो पास हो जाता है तो उसके बाद जो है ये प्रस्ताव जाता है आगे और फिर जो है वो मतलब जो राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनको हटाया जाता है। हालाँकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शीतकालीन सत्र में ये पेश किया गया था और ये संभव ही नहीं था कि ये जो है वो पास हो जाए क्योंकि पहली बात तो विपक्ष के पास संसद में बहुमत ही नहीं है, तो ये पास हो ही नहीं सकता था। लेकिन हाँ, हमें ये समझना होगा दो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला तो भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। दूसरा ये है कि भई इसका नोटिस पेश किया जा चुका है। तीसरा ये राज्यसभा में लाए थे और चौथा ये कि ये जो है वो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं या जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ जो है ये लाया गया था। अच्छा इसमें एक चीज़ और जो मुझे लगती है वो आपको याद रखनी है कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में दी गई है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्योंकि गरम-गरम मुद्दा है, क्वेश्चन बन सकता है ना? राजस्थान की या जो राष्ट्र की पॉलिटी है उसका करंट अफेयर है। तो ये जो है संविधान के आर्टिकल 67 बी में, है ना? 67 बी जो है उसके तहत महाभियोग की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा या राज्यसभा के जो मतलब सभापति होंगे, उन पे किस प्रकार से ये जो प्रक्रिया चलाई जाएगी, है ना? उसके बारे में बताया गया है। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप बन सकता है, ये याद रखिएगा। चूँकि हमें पता है कि राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो 245 है, लोकसभा में सदस्य संख्या 543 है। तो चूँकि ये लोकसभा में चूँकि ये राज्यसभा में पेश हुआ था, तो राज्यसभा में जो सदस्य संख्या 245 है, उसके संदर्भ में बहुमत के लिए 123 जो है वो मतलब 123 लोगों के सिग्नेचर की या वोटिंग की आवश्यकता थी। तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीजेपी के पास ही 95 के आस-पास सांसद है, तो ये संभव ही नहीं है कि ये जो है वो प्रस्ताव पास जो है वो हो जाता है या इस पे वोटिंग हो जाती है। लेकिन जो मोटी-मोटी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भी हो सकता है वो राज्यसभा से रिलेटेड सदस्य संख्या की बात कर ले 245, हो सकता है वो ये पूछ ले कि अच्छा ठीक है राज्यसभा में ये पेश तो किया गया, इसको पास होने के लिए जो है कितने सदस्यों की आवश्यकता थी? कितने सदस्य जो हैं वोटिंग करते हैं? हमें पता है सामान्य बहुमत की बात होती है तो कम से कम 123 लोगों को या 123 जो सांसद हैं, सदस्य हैं संसद के उनको जो है इसके ऊपर सिग्नेचर करना या वोटिंग करना या सामान्य बहुमत जो है वो पास करना ज़रूरी होता, जो नहीं हुआ। ठीक है? तो चलिए ये ख़ैर प्रक्रिया भी कुछ काम की है नहीं, बट यहाँ से जो क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 67 बी आपको याद रखना है, जगदीप सिंह धनखड़ जो है उनको उनके बारे में आपको याद रखना है, प्लस राज्यसभा में ये पेश हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन महाभियोग से रिलेटेड ही है, ये भी अगर मान लीजिए राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनके संबंध में अगर महाभियोग के बारे में अगर क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन आए, ये पॉलिटी का करंट अफेयर है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, 13 दिसंबर 2024 को विपक्षी सांसदों के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा के महासचिव को महाभियोग की मांग करते हुए किस न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव सौंपा? बहुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप जो है वो
स्टार मार्क कर सकते हैं, आपको पता है ये सब आपके पॉलिटी के सिलेबस में है। उपराष्ट्रपति आपके पॉलिटी के सिलेबस में है, हाई कोर्ट आपके पॉलिटी के सिलेबस में है, सुप्रीम कोर्ट आपके पॉलिटी के सिलेबस में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि आपको पता है, क्योंकि ये भी हालाँकि भारत के इतिहास में अभी तक इस तरीके का जो महाभियोग है वो लाया तो गया है लेकिन पास नहीं हुआ, अभी तक पास नहीं हुआ है। हाँ जी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दे दिया है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूँ? अच्छा ये बताओ, ये जो न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो न्यायाधीश को हटाने के लिए किन-किन 2 मेन जो चीज़ें किस-किस आधार पर हटाया जाता है? किस आधार पर हटाया जाता है? तो याद रखना, जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है या किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, एक तो कदाचार, है ना? एक तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, और अक्षमता, वेरी गुड। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो कदाचार, ठीक है? एक होता है अक्षमता, है ना? इनकैपेसिटी और मिसबिहेव, बिल्कुल, बिल्कुल, इन दोनों बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल इसलिए जो है इनको जो है वो मतलब हटाया जा सकता है। चलिए, तो दूसरा जो था इसमें बिल्कुल सही आंसर था। अब जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इसको हम डिस्कस करना चाहें, थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो जो कांग्रेस के सांसद हैं विवेक तन्खा जी, उन्होंने संसद का जो वर्तमान शीतकालीन सत्र है, उसमें एक नोटिस पेश किया। उन्होंने कहा कि हम जो हैं, वो इन न्यायाधीश के खिलाफ जो है वो क्या लेकर आएँगे, महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि इन्होंने जो अभी विश्व हिंदू परिषद का एक जो चर्चा की गई थी, एक जो मतलब लॉ से रिलेटेड एक चर्चा हुई थी, जिसमें इन्होंने एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यानी न यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर इन्होंने ये कहा था, बिल्कुल, बिल्कुल। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर इन्होंने ये कहा था कि भई सब जगह जो है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और जिस तरीके की धर्म के आधार पर जिस तरीके की जो सुविधाएँ दी जाती हैं, जैसे कि 3 तलाक वग़ैरह, ये नहीं होना चाहिए, या फिर जो है वो कितनी भी आप शादियाँ कर सकते हो, वो नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की थी, और उन्होंने जो सबसे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था इनका इनकी इनकी जो व्याख्यान था वो ये था, इन्होंने ये कहा था कि जो बहुसंख्यक समाज जो भी कार्य करेगा ना, बहुसंख्यक जो है उसी के अनुसार जो है वो देश चलेगा। तो इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा विरोध जताया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी न्यायाधीश को इस तरीके की बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये जो है उनके मिसबिहेव को जो है दर्शाती है। इसी को ध्यान में रखकर जो है वो मतलब महाभियोग की प्रक्रिया इनके ऊपर लाए थे। ठीक है? तो ये भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी जज के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई हो। हालाँकि इस प्रस्ताव को लाने के लिए भी या इसको भी पेश करने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के जो है 50 सदस्य जो हैं वो चाहिए होते हैं। इसके साथ-साथ हमें पता है कि इससे पहले भी 90 के दशक में जो बी रामास्वामी थे, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों को ध्यान में रखते हुए महाभियोग लाया गया था, लेकिन वो भी पास नहीं हुआ था। याद रखना, और किस-किस के खिलाफ जो है वो लाया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं बी रामास्वामी, उनके खिलाफ भी लाया गया था। प्लस कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे सौमित्र सेन, उनके खिलाफ भी जो है इस तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया जो है उसका प्रस्ताव आया था, हालाँकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था तो खत्म हो गया था। फिर 2018 में जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी, उनके खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो भी जो है वो पास नहीं हो पाया था, वो भी खारिज हो गया था। ठीक है? उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसके लिए जो क्वेश्चन और बन सकता है, तो मैंने देखा 3 हैं, जिनके लिए अभी हमने बात कर ली, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के जज थे बी रामास्वामी, उनके खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, लेकिन वो पास नहीं हो पाई थी। इसी के साथ-साथ कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे सौमित्र सेन, उनके खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था तो खत्म हो गया था। उसके बाद 2018 में तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी, उनके खिलाफ भी जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, हालाँकि वो भी जो है वो खारिज हो गया था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हाई कोर्ट और मतलब जैसे पहले मैं बोलूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों
के जो जज होते हैं उनके खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है वो किन अनुच्छेद, किन आर्टिकल्स के खिलाफ लाई जाती है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें आपको करा रहे हैं ना बहुत, क्योंकि पता है पॉलिटी में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं वो करंट के साथ-साथ स्टैटिक पोर्शन को मिक्स करके इसलिए आ रहे हैं। तो आपने करंट पढ़ लिया, लेकिन हो सकता है उस करंट के क्वेश्चन में आपको स्टैटिक, तो आप क्वेश्चन सही कर नहीं पाओगे ना अगर स्टैटिक वाला पार्ट भी आपके साथ क्लियर नहीं है तो इसलिए आपको ये समझना होगा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की यदि अपन बात करते हैं तो महाभियोग की जो प्रक्रिया लाई जाती है वो अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 में इसके बारे में जो है विस्तार से बताया गया है। और हमें पता है दुराचार या अक्षमता, है ना, इनकैपेसिटी और बिहेवियर के लिए जो है केवल लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। इसी के साथ-साथ आगे जब हम बात करेंगे तो इसमें हमने देखा था कि प्रस्ताव यदि पारित हो जाता ना, बेसिकली इसमें ये बताया गया कि 8 दिसंबर 2024 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के में जो विश्व हिंदू परिषद है उसकी कानूनी इकाई में और हाई कोर्ट इकाई का एक प्रांतीय सम्मेलन चल रहा था, जिसमें जस्टिस शेखर कुमार यादव है, उन्होंने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जो मैंने अभी बताया कि समान नागरिक सहायता को लेकर, कि भई सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को ये बढ़ावा देता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। ये इनका मेन चीज़ थी जिसकी वजह से जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया पर जो है वो कार्य शुरू हुआ था। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो आपके लिए हो जाता है। ठीक है? और इसी के साथ जो मैं कह रही थी वो ये कि पहले प्रस्ताव आता है ना? जिसमें से लोकसभा के 100 और राज्यसभा के जो 50 लोग मिलकर प्रस्ताव पेश करेंगे। उसके बाद जो है वो ये पहले जिस भी सदन में ये पेश हुआ है, पहले उस सदन से पास होगा, उसके बाद दूसरे सदन से यदि चर्चा होती है, वोटिंग होती है, वो पास हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति के कमेटी बनती है पहले। फिर कमेटी में जो है वो जैसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो कुछ कानून के जो अधिकारी होते हैं, वो होते हैं, मतलब कानून के जानकार जो है वो उस कमेटी में होता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है भैया, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है ये सही है, इनको जो है वो ये जो है इनको हटाया जाना चाहिए। तो उस कमेटी की सिफारिश पर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति जो हैं जो जजेस होते हैं उनको हटाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ, प्रस्ताव आया। प्रस्ताव के बाद प्रस्ताव जिस सदन में आया है उस सदन में पहले उसमें चर्चा होगी, वोटिंग होगी। उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, और उसके बाद कमेटी बनेगी। फिर कमेटी डिसाइड करेगी कि ठीक है भैया, इन पे जो जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही है। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी और उसके बाद राष्ट्रपति जी जो है वो इनको हटाते हैं। हालाँकि भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी जज का महाभियोग की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हुई है, ये याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अर्थव्यवस्था से। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो पॉलिटी का करंट अफेयर है उसमें हमने उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को भी हमने देखा। इसमें से जो भी मोटे क्वेश्चंस हो सकते थे स्टैटिक पार्ट से वो हमने देखा। प्लस जो हमारे न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है ना? तो उसको लेकर क्या इसका स्टैटिक पोर्शन है, करंट में क्या स्थिति है, उसको लेकर भी हमने बात की। यहाँ से बाहर यदि क्वेश्चन आया तो भैया किसी से नहीं होगा, क्योंकि मोटी-मोटी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। पॉलिटी में इस प्रकार के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं करंट में। तो जिस दिन आप पेपर दे के आओगे ना उस दिन मैं बताऊँगी कि देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे-ऐसे कराया था। ठीक है? चलो, हाँ, भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या घोषित कर रही है, वो इसके ऊपर कमेटी बन चुकी है और कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी पेश कर दी हैं। हाँ, सौरभ कह रहे हैं 2022-23, सही बताओ, ए है, बी है, सी है या फिर डी है? कट ऑफ कम गई है, वैसे भी बिल्कुल कम गई है। जयथराम कह रहे हैं सी। हाँ, सौरभ कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ गया है। देखिए, अब तक हमारा जीडीपी का जो बेस ईयर था वो 2011-12 था। अभी एक कमेटी बनी है, उस कमेटी ने ये सिफारिश करी है कि ये जो आधार वर्ष है ये बदलकर 2022-23 कर देना चाहिए, और सरकार भी इस पर सहमत है कि हम इसका आधार वर्ष 2022-23 करेंगे। है ना? आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष के बारे में हमेशा बात करती हूँ। आधार वर्ष एक ऐसा प्रतिनिधि वर्ष होता है जिसका चयन इस आधार पर किया जाता है कि उस पर्टिकुलर वर्ष में
बहुत ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव नहीं हुआ हो, है ना? बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला हो। इसलिए आपने देखा हमने 2020-21 को आधार वर्ष नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि कोरोना के समय वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बहुत ज़्यादा अंतर देखा गया था। प्राकृतिक जो आपदा है उस वर्ष आई थी। इसलिए हमने एक कदम आगे बढ़ाकर 2021-22 की जगह 2022-23 हमने जो है, या 2020-21 की जगह, क्योंकि वैसे क्या है 10 वर्ष में यदि आधार वर्ष बदलो तो 2021-22 होना चाहिए था। लेकिन कोरोना की वजह से हमने उसको आधार वर्ष नहीं बनाया। हमने 2022-23 को आधार वर्ष बनाया है। तो ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। पहले 2011-12 था, अब 2022-23 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वीआईपी, बिल्कुल, है ना? और जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि एक वित्तीय वर्ष में, है ना? एक वित्तीय वर्ष में एक प्रदेश की, एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जो है वो जीडीपी होती है। तो इस जीडीपी जो कि हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बताती है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो 19 जनवरी को आपकी परीक्षा होने को जा रही है। परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी। चलिए, तो ये 22-23 करने पर विचार चल रहा है। चलो एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। बताइए भारत में किस स्थान पर इस योजना का शुभारंभ हुआ है? इन विच प्लेस इन इंडिया डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द बीमा सखी योजना? बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? और इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो मुझे बतानी है। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, और भी जितने ज़्यादा बच्चे देखो हमसे जुड़ेंगे ना, उत्तर देंगे, मेरे को उतना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे क्या दें? उत्तर दें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसमें उत्तर देवें। तो लवासना गिरधारी जी, अर्चना जी, रेणु जी, संजय जी, प्रियंका जी। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो पानीपत हरियाणा जो है इसका सही उत्तर है। हमें पता है कि एलआईसी के साथ मिलकर जो है एक बीमा सखी योजना शुरू की गई है। इसमें ये कहा गया है कि 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएँ हैं, वो इसमें बीमा सखी जो है वो बन सकती हैं। महिलाएँ जो है इसमें बीमा सखी जो है बन सकती हैं। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि ये जो बीमा सखी होंगी उनको हम मतलब प्रशिक्षण देंगे, बिल्कुल प्रशिक्षण देंगे, और प्रशिक्षण के समय पहले वर्ष में जो है उनको 7,000 रुपए दिए जाएँगे। तो उन्होंने कहा है ये जो बीमा सखियाँ होंगी, है ना? ये जो बीमा सखियाँ होंगी, उन बीमा सखियों को हम प्रशिक्षण देंगे, और प्रशिक्षण के पहले वर्ष में उनको 7,000 रुपए देंगे स्टाइपेंड के लिए। दूसरे वर्ष में हम इन्हें 6,000 रुपए देंगे स्टाइपेंड के लिए दूसरा वर्ष में, ठीक है? और तीसरे है ना? तीसरे वर्ष जो है हम इन्हें 5,000 रुपए देंगे, है ना? स्टाइपेंड के रूप में। तो टोटल ये कह रहे हैं कि हम इनको लगभग 2 लाख के आसपास रुपए देंगे। इन बीमा सखियों को हम प्रशिक्षित करेंगे, 2 लाख के आसपास जो है हम बिल्कुल इनको रुपए देंगे, और इस तरीके से ये जो है इन्होंने कैटेगरी डिसाइड करी है। तो याद रखना, इसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं में जो बीमा की प्रवृत्ति है उसको भी जो है वो बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल हर चीज़ का जो है वो बीमा हो रहा है, हर चीज़ का बीमा कराते हैं। हम एक छोटा फ़ोन भी खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि वो सिक्योर हो जाएगा, उसका बीमा करा लेते हैं। तो ये जो है योजना मैंने कहा पानीपत हरियाणा से शुरू की गई, एलआईसी के साथ एमओयू हुआ है, 18 से 70 वर्ष की महिलाएँ इसमें शामिल की गई हैं। प्लस उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो बीमा सखियाँ कहलाएँगी। उनको पहले वर्ष में 7,000, दूसरे वर्ष में 6,000, तीसरे वर्ष में स्टाइपेंड के रूप में 5,000 रुपए दिए जाएँगे। टोटल 2 लाख रुपए जो है इनके ऊपर खर्च किए जाएँगे, और उन्हें बीमा सखियाँ जो है वो बनाया जाएगा। तो 9 दिसंबर को पीएम मोदी ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए एलआईसी की बीमा सखी योजना जो है वो लॉन्च की थी, और जो भी महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी उनको बीमा सखी कहा जाएगा।
और जो भी ठीक है, इसके साथ-साथ 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएँ होंगी, उनको इसमें स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी और उसके लिए उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त मिलें, बीमा के लिए वो जागरूक हों। आपको पता है कि सिक्योरिटी आ जाती है। आप खुद से सोचो कि आपने अपने फ़ोन का बीमा करा लिया, तो एक सिक्योरिटी आ गई। आपका अपने आप आपकी व्हीकल है, आपका टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आपने उसका बीमा करा लिया, एक सिक्योरिटी आपको फ़ील होती है ना? कि भई ठीक है, अगर इसमें कुछ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, बीमा से जो है आप अपना हेल्थ का बीमा कराते हो कि कल को यदि मुझे मान लो कुछ हो गया ना, तो या मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरा बीमा हो रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है। तो आजकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो गया है, बिल्कुल। इस स्कीम में 10वीं पास जो महिलाएँ होंगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी और ये विकसित भारत 2047 पर इसमें हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस जो है वो कर रहे हैं। इसमें वही है कि बीमा सखियों के ज़रिए 25,000 जो महिलाएँ होंगी उनको चुना जाएगा, उनको बीमा सखी जो है इसमें कहा जाएगा। इसमें ट्रेनिंग के पहले वर्ष में उन्हें 7,000, दूसरे वर्ष में 6,000, तीसरे वर्ष में जो है 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। कुल मिलाकर 2 लाख रुपए जो हैं उससे ज़्यादा जो है इसमें दिए जाएँगे। ये एक और बहुत अच्छी क्वेश्चन इस पर आप स्टार मार्क करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सब बच्चे जो है इसके लिए जवाब देंगे। जल वाहक योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। जल वाहक योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। यह योजना अंतर्देशीय जल मार्गों, नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश बोल लो, इंग्लिश पढ़ लो। दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड with the objective of tapping the commercial potential of inland waterways। अंतर्देशीय इनलैंड वाटरवेज मतलब बिल्कुल बिल्कुल है ना, अपने देश के अंदर के जो जल वाहन है वो, है ना? तो अंतर्देशीय जलमार्गों की वाणिज्यिक क्षमता यानी उनकी कमर्शियल जो कैपेसिटी है, उसका दोहन करने के उद्देश्य से जल वाहक योजना लाई गई है। भई ठीक है, हमारे देश के अंदर जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें जो वाहन चल रहे हैं, उनको हम कमर्शियल बनाएँगे। जैसे अभी तक क्या होता था, ट्रक कमर्शियल है ना? ट्रक ही ले जा रहे हैं भैया सामान, या फिर हम जो हैं वो रेल ट्रेन जो है मालवाहक ट्रेन के रूप में काम कर रही हैं, वो ले जा रही हैं। भई ठीक है, एक देश से दूसरे देश तो हमारे यहाँ सामान आ गया भाई, जो सी वेज़ के ज़रिए है ना, बड़े-बड़े जहाज़ों में जो है वो सामान आ गया, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि वहाँ से बंदरगाहों से जब पूरे देश में जब वो सामान जाता है, तो या तो रेलवेज़ के ज़रिए, जो मालवाहक जो रेलवेज़ होती हैं उनके ज़रिए जाता है, या फिर जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स में जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्यों ना जो हमारे देश के अंदर कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कुछ नदियाँ हैं, है ना? उनको भी, उन पर जो है हम ऐसी फेरी चलाएँ, ऐसे जो है वो वो शिप्स चलाएँ, जो शिप जो है मालवाहक के रूप में काम करें। उस वो कमर्शियल जो है वो हो, है ना? कमर्शियल जो है वो शिप्स हों। तो इसी को ध्यान में रखकर जलवाहक योजना जो है वो लाई गई है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह योजना केवल राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा पर माल ढुलाई को प्रोत्साहित करती है। तो क्या ये सही है? बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि नहीं मैडम, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह योजना केवल जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 नहीं है बल्कि 2 पर भी शुरू की गई है। इसके अलावा जो है, मतलब 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये अभी हाल ही में शुरू हुई है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि केवल 1 पर नहीं है बल्कि 2 पर भी है। ठीक है? तीसरा है, इस योजना का उद्देश्य है रसद लागत, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाली जो लागत है ना? और रसद लागत जो है उसको कम करना है और सड़कों और रेल मार्गों पर जो यातायात है उसको आसान बनाना है ना? कि भई सड़कों के ज़रिए ही जा रहा है ज़्यादातर माल, अब तो पानी के ज़रिए जाएगा, तो उसको क्या बनाना है, सुगम बनाना है। तो दूसरा भी ऑप्शन आपका सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, केवल दूसरा जो है इसमें सही है। तो जल वाहक योजना बेसिकली किसके लिए है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी हम कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ करें। अब जो शिप हैं उसमें जो है वो मालवाहक सामान जो है वो मालवाहक की तरह जलवाहक यानी मालवाहक जो है वो सामान वो लेकर जाएँ, तो उसको जलवाहक या मालवाहक के रूप में भी आप देख सकते हैं, याद रहेगा। ठीक है? तो यह योजना जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, प्लस 2 जिसमें ब्रह्मपुत्र है और 16 जो कि बराक है, पर माल ढुलाई को प्रोत्साहित करेगी, इसलिए ये जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाता है। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से जो लंबी दूरी के माल परिवहन है उसको बढ़ाने के लिए जलवाहक नामक एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की है। याद रखना, भारत सरकार की है ये स्कीम और भारत सरकार ने इसका उद्घाटन किया है।
ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है कि जल मार्गों पर जो परिवहन है, उसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना, ठीक है? ठीक है? और जिससे कि सड़कों और रेल मार्गों पर जो एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जाने की जो कवायद है वो कम हो सके, ठीक है? ये इस कार्यक्रम में या इस कार्यक्रम ने कोलकाता, पटना, वाराणसी और कोलकाता, पांडु जैसे प्रमुख मार्गों पर नौकायन सेवाओं का जो है निश्चित नौकायन सेवाओं का इसमें उद्घाटन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ये कहा गया है कि हम कम से कम 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सामान ले जाना होगा, तभी हम इसका उपयोग करेंगे। बिल्कुल मैराथन लेकर आएँगे हम, चिंता मत करो। बिल्कुल मैराथन ला रहे हैं जिसमें हम पूरा जनवरी से लेकर आपका दिसंबर तक कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छी क्लास आपके लिए वो प्लान हुई है, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है उसी हिसाब से, ठीक है? बहुत अच्छा कंटेंट, ठीक है? उद्घाटन में 3 मालवाहक जहाज़ जो हैं वो इसमें भेजे गए थे, तो इसको आप समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत माल की डिलीवरी की शुरुआत जो है करेंगे, ये जहाज़ थे। एक तो एमवी त्रिशूल था, जो सीमेंट को ले गया, दूसरा था एमवी होमी, जो कि कोयला को लेके गया, तीसरा था एमवी एआई, जो कि जिप्सम को लेके गया। कहाँ पर? पटना में। तो आपने देखा मालवाहक के रूप में, तो जलवाहक यानी मालवाहक, जलवाहक यानी मालवाहक। चलिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अन्न चक्र पोर्टल है ये, पहल है, पोर्टल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से ये आपके सिलेबस में है। ये जो स्कीम है आपके सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अन्न चक्र पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाना, किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य गोदामों का निर्माण करना। तो रीना कह रही है बी, विक्रम ने भी बी बताया, रिचपाल भी बी बता रहे हैं, मुकेश जी भी बी बता रहे हैं, प्रियंका, दीपिका, टारगेट, संजय, अर्चना, बिल्कुल गिरधारी जी, उषा जी, बिल्कुल सही बात है। पीडीएस, और आपको पता है कि आपके इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस है उसमें पीडीएस स्कीम दी गई है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक तरीके से अन्न चक्र जो है वो एक पोर्टल है जो कि पीडीएस के लिए यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, जिसे हम जन वितरण प्रणाली है, उसको सरल बनाने के लिए जो है ये स्कीम लाई गई है। ये हाँ, बिल्कुल, 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 लाई गई है। तो ये जो है स्कीम लाई गई है, ठीक है? पोर्टल जो है लाए गए हैं। तो ये जो केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जो हैं, उन्होंने पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए अनुकूलन उपकरण के रूप में एक तो अन्न चक्र और एक स्कैन, ठीक है? इस पोर्टल का जो है शुभारंभ किया है। तो मैंने कहा था ये पोर्टल है जो कि पीडीएस से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत राज्यों में जो पीडीएस है और सब्सिडी जो है उसको बहुत ही आधुनिक बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि पीडीएस में क्या है, लीकेज की समस्या बहुत रहती है। बहुत ज़्यादा समस्या जो है वो लीकेज की इसमें रहती है, मतलब पीडीएस के द्वारा जो अन्न दिया जाता है वो ज़्यादातर जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट जो है वो चढ़ जाता है। तो उसी को थोड़ा-सा मतलब उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है अन्न चक्र पोर्टल आया है, स्कैन जो है वो पोर्टल लाया गया है। लोकेश जी गुड मॉर्निंग। अब इसमें आप इम्पोर्टेंट चीज़ अन्न चक्र के रिलेशन में याद रखेंगे कि ये जो पोर्टल लाया गया है ये किसके द्वारा विकसित हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसी के साथ-साथ आईआईटी दिल्ली के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है। तो पहला किसने? विश्व खाद्य कार्यक्रम ने, दूसरा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और तीसरा जो, क्योंकि भैया देखो खाद्य तो समझ में आ गया, क्योंकि पोर्टल है तो टेक्नोलॉजी होगी, ये भी समझ में आ गया। तीसरा आईआईटी दिल्ली समझ में आ गया कि आईआईटी दिल्ली ने इसका सहयोग किया। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए अन्न चक्र आया, स्कैन पोर्टल है, ठीक है, और लॉन्च फॉर अन्न चक्र ये है पीडीएस चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल, और स्कैन पोर्टल जो है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो आप यहाँ से भी हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसमें ये वाली लैंग्वेज हो, तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज ये भी याद रखना कि अन्न चक्र जो लॉन्च किया गया है ये पीडीएस सप्लाई चेन के लिए है, और स्कैन जो पोर्टल है वो सब्सिडी के लिए है। सब्सिडी देखो, स्कैन का फुल फॉर्म ही हो गया, एस फॉर सब्सिडी, सी फॉर चैन, ए फॉर एप्लीकेशन, है ना, और नेटवर्क या पोर्टल फॉर एनएफएसए, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना।
बिल्कुल, बिल्कुल मैराथन लेके आएँगे, सर बिल्कुल लेकर आएँगे, सर ने प्लान कर भी रखी है, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। चलिए, तो एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बिल्कुल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? आपको पता है, हाँ, स्पेस इकोनॉमी में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। हम स्पेस इकोनॉमी को लेकर जो है वो बहुत सारे विकसित देशों के जो उपग्रह हैं उनको भी अपने रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत गर्व का विषय है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो गिरधारी कह रहे हैं बी, प्रियंका भी कह रही हैं बी, संजय कह रहे हैं बी, आराध्या कह रही हैं बी, ईशु कह रहे हैं लोकेश ने गलत बताया। एल के जारवाल कह रहे हैं बी, बिल्कुल, बिल्कुल, राजीव भी बी कह रहे हैं, काशवी ने भी बी बताया है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, पीएसएलवी C59। तो स्पेस इकोनॉमी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमें इससे क्या मिलता है, पैसे में हम किसी देश का कोई भी उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं अपने रॉकेट से, तो हम क्या लेते हैं, उसका पैसा लेते हैं, है ना? तो पीएसएलवी C59 के थ्रू जो है प्रोवा 3 मिशन जो है उसके अंतर्गत जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसका मिशन है। याद रखना, ये किसका मिशन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, जिसको इसरो के जो है इसरो ने लॉन्च किया है। उसके रॉकेट जो है वो पीएसएलवी 659 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा-सा इसको देखना चाहें देख सकते हैं कि पीएसएलवी C59 वाहन ने 2024 को 5 दिसंबर 2024 को न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड के समर्पित जो वाणिज्यिक मिशन है, कमर्शियल मिशन है ना, जिसमें हम कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? उसके रूप में प्रोवा 3 अंतरिक्ष यान को क्या करा है? भेजा है। इसके अंतर्गत हम उपग्रह, अंतरिक्ष यान, बहुत सारी चीज़ें जो हैं भेजते हैं। प्रोवा 3 जो है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, ठीक है? और इस मिशन का लक्ष्य है सटीक फॉर्मेशन उड़ान का प्रदर्शन करना। इसमें 2 अंतरिक्ष यान हैं जो कि शामिल थे, एक तो था कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, एक था ऑर्क्यूलेटर स्पेसक्राफ्ट, जहाँ से क्वेश्चन अगर बना, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा-सा ध्यान रखना कि ये जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो ये प्रोवा 3 है, उसके अंतर्गत 2 स्पेसक्राफ्ट एक तरीके से भेजे गए थे। एक तो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट था, एक ऑर्कुलेटर स्पेसक्राफ्ट था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि सटीक फॉर्मेशन जो उड़ान है उसका प्रदर्शन करना, उसका उसके बारे में पता लगाना, ठीक है? बिल्कुल। तो सीएससी और ओएससी जो है इसमें भेजे गए थे। बहुत ही डिटेल में अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस तुशील किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में आईएनएस तुशील काफ़ी चर्चा में रहा है, ये किससे संबंधित है? मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ये, स्वदेशी विमान वाहक पोत है, पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत है, या बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी ये है। नमस्कार अशोक जी, बिल्कुल, है ना? तो सब बच्चे कह रहे हैं ए। बिल्कुल कराएँगे जनवरी, मोटिवेशन विद प्रियंका, बिल्कुल प्रियंका, हमने पूरा प्लान कर रखा है जनवरी से दिसंबर वाला, चिंता मत करो, वीकेंड में आ रही है, अगले वीकेंड में वही क्लास है। हाँ जी, हमने पूरा आपका इकोनॉमिक सर्वे की क्वेश्चन आंसर रेडी हैं, ठीक है? उसकी मैराथन हम लेकर आ रहे हैं। जनवरी से दिसंबर वाले की मैराथन हम लेके आ रहे हैं। बाकी का हमने बहुत डिटेल में आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करा ही दिया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है कि ये मल्टी रोल स्टील्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होती है? बेसिकली बहुत पतली-सी, लंबी-सी, आपने देखा होगा एक विमान होता है, मतलब जल वाहन, जल विमान होता है, और इसमें क्या है, बहुत सारी आप मतलब जैसे रॉकेट वगैरह, लॉन्चर वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। ये जो है वो मतलब हथियार वगैरह सप्लाई करने के भी काम में आता है। और बेसिकली ये क्या होता है कि ये मतलब ये जो फ्रिगेट होता है, ये बहुत ही तेज़ी से चलने वाला होता है, मतलब बहुत इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो समुद्र में मान लीजिए रसद पहुँचानी है, तो कोई भी बहुत तेज़ी से कार्य करना होता है, इस फ्रिगेट के ज़रिए जो है हम करते हैं। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये चर्चा में रहा, है ना? ये क्या था? आईएनएस तुशील जो है एक
फ्रिगेट है एक जो है, एक मतलब कहना चाहिए कि एक जो है वो जल में एक शिप की तरह होता है, शिप नहीं होता, शिप तो बहुत बड़ा होता है, शिप की तरह बहुत लंबी सी नाव सी होती है ये, ठीक है? तो भारत के उन्नत बहुभूमिका वाली स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है आईएनएस तुसील, उसको रूस में भारतीय नौसेना में जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है? ये जो परियोजना है ये परियोजना 1135.6 तलवार श्रेणी का एक उन्नत क्रिवाक थर्ड श्रेणी का जो है फ्रिगेट है, तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बना तो बन सकता है। यह 3 तलवार श्रेणी का 3 तेग श्रेणी के फ्रिगेट के बाद श्रृंखला का 7वां फ्रिगेट होगा। मैंने कहा शिप की तरह होता है, शिप नहीं होता क्योंकि इसकी विशेषता ये एक तो बहुत तेज़ी से चलता है पानी पर। तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान हथियार पहुँचाने हैं है ना? कुछ कोई मतलब रसद पहुँचानी है तो उसमें जो है वो ये काम करता है, तो इसलिए ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलें। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? थल सेना के लिए लॉन्च हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना या सॉरी भारतीय थल सेना है बेसिकली, भारतीय सेना के लिए जो लॉन्च किया गया है ऑनलाइन, जैसे आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सम्यक, ऐसे ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है। रिचपाल ने बता दिया कुछ भी है। मुकेश प्रजापति कह रहे हैं डी, ज्ञानदीप नहीं है, नहीं नहीं नहीं, रुचि कह रही हैं बिल्कुल, हरविंदर ने बताया है बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सुरभि ने भी सही बता दिया, संजय ने भी सही बता दिया, गिरधारी जी ने सही बताया बिल्कुल। एकलव्य, ठीक है? एकलव्य इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो थल सेना के लिए है? बेसिकली भारतीय सेना के लिए डी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। तो थल सेना प्रमुख ने भारतीय सेना के लिए एक एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल वो जो है लॉन्च किया है और भारतीय सेना के द्वारा स्वयं को परिवर्तन के दशक में आगे ले जाने के लिए ये अत्यधिक जो है अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है? हालाँकि 2024 के लिए भारतीय सेना की जो थीम है, वो क्या है? प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इन लाइन विद द इंडियन आर्मी थीम पूछा जा सकता है फॉर 2024 वाज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूजन। इसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लेकर आए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये लेकर आए हैं, बिल्कुल, है ना? जो एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है उसको सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय के तत्वाधान में ही विकसित किया गया है, जिसमें जो स्पॉन्सर्ड एजेंसी है वो आर्मी बार कॉलेज है, याद रखना। इसमें जो प्रायोजक एजेंसी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। द एकलव्य सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म है वो हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द एजिस ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर्स विद आर्मी बार कॉलेज एज द स्पॉन्सरिंग एजेंसी। तो स्पॉन्सरिंग या प्रायोजक एजेंसी के भाई एकलव्य जो भारतीय थल सेना के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको स्पॉन्सर किसने किया है? उसको स्पॉन्सर किसने किया है? तो आर्मी बार कॉलेज ने जो है इसको स्पॉन्सर किया है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रुचि कह रही है इको सर्वे, बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे की क्वेश्चन आंसर बेस है मैम, बहुत जल्दी आ रही है आपकी, क्योंकि वो लंबी क्लास होगी, कम से कम 6 घंटे की क्लास होगी वो, तो हम उसके लिए टाइम स्लॉट चेक कर रहे हैं बस कि टाइम स्लॉट जो है हमको अच्छा-सा मिल जाए। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल तैयार है, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी और सब रट जाएँगे, रटने वाली चीज़ें तो आप पढ़ के तैयार रखिए इकोनॉमिक सर्वे को, बस क्वेश्चन आंसर आपको जो है वो उसमें हल करना है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक और क्वेश्चन जो है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खेल से आ गया है, खेल परिदृश्य। 8वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने चीन के डिंग लिरेल को हराकर दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप बनने का खिताब जीता है? बहुत वीडियो वायरल हुई है इनकी, बहुत बहुत चर्चा में रहे हैं ये, बहुत सारी वीडियो इनकी वायरल हुई हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में। उषा कह रही हैं, ईशू कह रही हैं, बिल्कुल सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो डॉम राजू गुकेश जी पतले से हैं और मतलब उनके एक्सप्रेशन देखो, मतलब दुनिया जीत ली आप, विश्व चैंपियनशिप बन गए 18 साल की उम्र में। वॉव! मतलब क्या विज़न, क्या सोच, क्या मोटिवेशन, क्या कर्तव्य, सब कुछ जो है वो एक साथ कहते हैं ना, सारी शक्तियों ने मिलकर जो है वो आपको इस
बिल्कुल इस मुकाम पर पहुँचाया क्योंकि आपने सारी शक्तियों की जो है आराधना करी है और खूब मेहनत करी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो डोम राजू गुकेश जो हैं, वो 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो बन गए हैं। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों कि भारतीय ग्रैंड मास्टर जो कैरी कास्पारेव हैं, उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद ये सबसे युवा खिलाड़ी बने और मात्र 18 वर्ष के हैं ये, मात्र 18 वर्ष के हैं ये, ठीक है? और उन्होंने डिंग लिरेल को जो है वो 14वीं बाजी में हराकर जो है, और बहुत वीडियो इनका वायरल हुआ है। बहुत वीडियो जो है इनका वायरल हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। मुकेश जी कह रहे हैं इंटरव्यू में कहा कि इसने जीता मैं क्योंकि मैग्नस कार्लसन इस मैच में नहीं थे। वो उनका बचपन था जो एक अच्छा व्यक्तित्व को दर्शाता, बड़प्पन था जो उनके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वही मैं कह रही हूँ कि जब आप मेहनत करते हो ना तो सारी शक्तियाँ जो हैं वो आपको मदद करती हैं, है ना? तो सोचो उस समय कितनी सारी शक्तियाँ जो हैं वो उनके सामने बैठी होंगी, उन्होंने उनकी मदद करी और वो जो है विश्व चैंपियन बन गए। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन का खिताब किसने जीता? पता है अभी राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई है, नेशनल शूटिंग जो चैंपियनशिप है 2024 वो हुई। उसमें 50 मीटर की राइफल थ्री पोजीशन का खिताब किसने जीता? किरण जाधव ने, स्वप्निल कुसाले ने, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने, अभिषेक वर्मा ने। एक ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, किरण जाधव इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये एक अच्छा व्यक्तित्व है, इन व्यक्तित्व से पूछा जा सकता है किरण जाधव जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो याद रखना ये जो हैं वो शूटिंग से संबंधित हैं, है ना? इनका जो गेम है शूटिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एशियाई खेलों में रजत पदक जो विजेता थे ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, उनको, और पेरिस 2024 ओलंपिक के जो कांस्य पदक विजेता थे स्वप्निल कुसाले, उनको हराया है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ना? इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किरण जाधव जो हैं जिन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है, वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने एक ओलंपिक खिलाड़ी को हरा दिया है। क्योंकि उन्होंने एशियन ओलंपिक जो पदक विजेता हैं उनको हरा दिया है, क्योंकि इन्होंने जो है वो एशियाई खेलों के जो विजेता हैं उनको हरा दिया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ठीक है? इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर क्वेश्चन का एक आधार होता है, कि वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ तो उसका आधार होना चाहिए। तो यही आधार है इसका। तो इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है और 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में इन्होंने ये खिताब जीता है, इसलिए ये नाम आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत-बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है? आर अश्विन, सबने नाम सुना होगा इनका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि मैडम हमारी जो हॉबी है ना, हमारा जो फ़ेवरेट खेल है वो क्रिकेट है, मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। अब बताओ बेटा क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आ गया, अब बताइए आप कितना उत्तर देते हैं। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आर अश्विन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। बताओ भाई, बताओ। हाँ, एक का उत्तर आ गया भैया। आप मतलब हद ही है। बहुत बढ़िया। क्रिकेट आज तक आपको समझ में नहीं, लेकिन मुझे याद है मैंने एक दिन पूछा था, अच्छा आपका फ़ेवरेट गेम कौन-सा है? तो बच्चों ने सबने बोला हमारा तो क्रिकेट बहुत फ़ेवरेट है, हमारा तो क्रिकेट बहुत फ़ेवरेट है। तो भई बताओ, तो किसी ने जवाब दिया है कि कुंबले के बाद जो है दूसरे हैं, बिल्कुल सही है, तो केवल पहला सही है, पहला सही है। आर अश्विन जो हैं हमारे क्रिकेटर हैं, इन्होंने कहा है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो नहीं खेलूँगा, उससे इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। दूसरा ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नहीं, बल्कि दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विकेट लिए हैं, वो कुंबले जी ने लिए हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो केवल पहला जो है इसमें सही है, दूसरा जो है वो गलत है। तो आर अश्विन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, इसलिए ये आपसे के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लाते हैं हम, है ना? बस हमारा हमारा बच्चा जो है जवाब देना चाहिए। हमारा जो बच्चा है वो जवाब देना चाहिए। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप
की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इसकी अभी घोषणा हुई है दिसंबर में। अभी अरे आएगा, बिल्कुल आएगा, चिंता मत करो। यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? तभी तो कल सर ने अपनी क्लास में कहा भी था कि सम्यक के क्लास नोट, सम्यक जो पढ़ाता है उसका उसका जो क्वालिटी होती है उस लेवल की होती है कि हम पेज नंबर वाइज़ बताते हैं कि देखो बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आया था। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया या सऊदी अरब? नहीं, अभी उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आया है। हाँ, आने शुरू तो हो गए रुझान। रुझान आने शुरू तो हो गए। लखन लाल मीना आप लेट हो गए, कोई बात नहीं है। हाँ, तो बताएँ, काशवी की बात मान लेते हैं, लोकेश की बात मान लेते हैं। बिल्कुल सऊदी अरब जो है इसका सही आंसर है। अभी आपको पता है, देखिए 2026 में होने वाला है, फिर उसके 4 साल बाद 2030 में होगा, उसके बाद 2034 में होगा। 2026 में आपको पता है कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका। उसके बाद 2030 की यदि हम बात करें तो 2030 की भी घोषणा पहले हो गई थी, ठीक है? उसके बाद अभी जो है वो 2034 का ये कह रहे हैं कि पुरुष फुटबॉल विश्व कप, बिल्कुल, पुरुष बिल्कुल फुटबॉल विश्व कप जो होगा वो सऊदी अरब में होगा, ठीक है? सऊदी अरब हर 4 साल बाद होते हैं, बिल्कुल सही है। तो 2026 की घोषित हो चुका है, 2030 घोषित हो चुका है, अभी 2024 भी घोषित हो गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिसंबर में ही जो है मुंडी टेक कर सादर प्रणाम। ओके, ओके। तो हमें पता है 2034 में सऊदी अरब में जो है ये आयोजित होने जा रहा है। फीफा ने 11 दिसंबर 2024 को जो है इसकी घोषणा करी है। ठीक है, 2026 में हमें पता है कि एक अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में होगा। 2030 में ये जो है स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। उसके बाद 2034 में जो है ये सऊदी अरब में होने जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं भई। 2000 मैंने कहा 2026 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2030 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2034 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि 2034 की घोषणा अभी हुई है, तो इसलिए ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मेरी आँखें धोखा देती हैं, नहीं भैया धोखा नहीं देती, थोड़ा-सा जो है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान हमें रखना पड़ता है। चलिए, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 भारत में पहली बार आयोजित होने जा रहा है, कहाँ पर होगा? पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप भारत में पहली बार हो रही है इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत में पहली, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉली जी, 2034 में सऊदी अरब में होगा, 2026 जो अभी होने वाला है, अगली साल जो होएगा वो यूएसए में होएगा, कनाडा में, मेक्सिको में होगा, उसके बाद 2030 में होगा जो मोरक्को में होगा, पुर्तगाल में होगा, स्पेन में होगा, उसके बाद 2034 की डेट आई है दिसंबर में, क्योंकि हर 4 साल में होता है तो 2034 में ये सऊदी अरब में होगा। तो सऊदी अरब अमीरात अलग है मैडम, सऊदी अरब अलग है, तो ये सऊदी अरब में होगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है। और हमने ऑप्शन में पता है सऊदी अरब अमीरात भी डाला है, इसीलिए डाला। चलिए, तो पहली बार इंडिया में होने जा रही है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित हो रही है? बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दे दिया, दिल्ली में होने जा रही है ये, ठीक है? बिल्कुल 25 में होएगी और दिल्ली में होएगी, बड़ा इम्पोर्टेंट सा है ये। तो भारत जो है 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है वो कर रहा है और इसका आयोजन जो है वो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है? और इसमें कह रहे हैं कि महिला वर्ल्ड कप से जो है इसकी शुरुआत होगी। प्रियंका बोली क्या मज़े लेते हो? अरे भाई मैं तो आपको ना क्लास के अकॉर्डिंग ना बड़ा तैयार करते हैं हम। मैंने कहा ना कि हम जब परीक्षा देने बैठेंगे ना तो सारी शक्तियाँ हमारे साथ होंगी क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। क्योंकि हमने बहुत तो सारी शक्तियाँ हमारे आस-पास होंगी। वो कहेंगी तेरी मेहनत और हम बैठे हैं, तुझे पास करना ही है एग्ज़ाम, ठीक है? तो मैं बस यही चाह रही हूँ कि जब आप बैठो ना तो वो सारी शक्तियाँ नतमस्तक होकर आपके सामने बैठें कि आपकी मेहनत को सलाम। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 2024 में संयुक्त राष्ट्र के यूएन के वार्षिक चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड क्योंकि उससे है से सम्मानित भारतीय पर्यावरणविद कौन है? हु इज द इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस एनुअल चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2024? अच्छा क्वेश्चन है।
एनवायरनमेंट आपको पता है कि आपके आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। माधव गॉडगिल, सुनीता नारायण, राजेंद्र पचौरी या अनुपम मिश्रा जी। तो भाई इंदु कह रही हैं माधव गाडगिल, मुकेश भी ये कह रहे हैं, रिचपाल ये कह रहे हैं, राजीव ये कह रहे हैं, रीना माधव जी बता रही हैं और लवासना तुलसी ये कह रही हैं, मुकेश जी कह रहे हैं बिल्कुल पश्चिमी घाट संरक्षण, ठीक है। माधव गाडगिल सुरभि कह रही हैं ए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है माधव गाडगिल। तो हमें पता है भारत से ये जो अवार्ड मिला है, जो कि आपका एनुअल चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड है, जो यूनाइटेड नेशंस ने प्रोवाइड करा है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वो माधव गाडगिल जी को जो है वो मिला है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो दिया गया है, वो जो आपकी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है पर्यावरण के संबंध में, वो भारत को इस बार जो है मिला है। हालांकि इस प्रकार के अवार्ड की जो शुरुआत है 2005 में जो है की गई थी। स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आपका बन सकता है। 2024 में ये 6 लोगों को विभिन्न कैटेगरियों में दिए गए हैं, जिसमें से भारत में जो है या भारत के जिस व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है, पहला वो माधव गाडगिल जी हैं। हमें पता है उनको ये जो अवार्ड मिला है, ये मिला है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान को देते हुए। इसी के साथ-साथ इसमें ब्राज़ील की जो पहली आदिवासी मंत्री हैं सोनिया गुआजारा, उनको भी नीति नेतृत्व श्रेणी में ये अवार्ड एक अवार्ड जो है इनको भी मिला है। ठीक है, इसी के साथ-साथ तीसरे नंबर पर ये अमेरिका की एमी बोबर्स कार्डोलिस हैं, क्योंकि ये नाम भी पता है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये नाम भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी याद रखना है, ये क्योंकि ये आदिवासी अधिकारों के लिए इन्होंने काम किया था, अमेरिका की हैं, इनको भी अवार्ड मिला है। प्लस 2024 में रोमानिया के ग्रैबियन पोन को भी अवार्ड दिया गया है, क्योंकि एक एनजीओ चलाते हैं एजेंट ग्रीन, उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। प्लस चीन के वैज्ञानिक हैं लू क्यूई, उनको भी एक अवार्ड दिया है, क्योंकि उन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो है वो कार्य किया है। तो सबसे उच्च जो बिल्कुल, सबसे जो उच्च इनाम मिला है वो भारत के माधव गाडगिल को मिला है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 4 अन्य लोग और हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो मिला है, जहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, छठवां यदि मैं बात करूँ तो मिस्र के पर्यावरण संगठन है सेकेम, उनको भी अवार्ड मिला है, उनको जैव गतिशील खेती के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। उस प्रकार हमने देखा कि टोटल जो है इसमें कहा गया था कि टोटल जो है वो 6 लोगों को अवार्ड मिला है, जिसमें से भारत से जो अवार्ड दिया गया है और जो सबसे उच्च कैटेगरी का जो अवार्ड होता है वो माधव गाडगिल को मिला है। तो ये आपको याद रखना है, वो परिस्थिति मतलब वो पर्यावरण के लिए जो है इनको अवार्ड दिया गया है। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इस पर आप स्टार मार्क करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्यों दिया गया है ये भी अपने को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जवाब देंगे इसका, है ना? शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इस तरीके का क्वेश्चन आपकी आरएस की परीक्षा में पहले भी आ चुका है। एंजेला मर्केल को मिला है, मलाला यूसुफजई को मिला है, मिशेल बैचेलेट को मिला है, ग्रेटा थुनवर्ग को मिला है। सारे नाम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, 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 इंदु जी ने बिल्कुल सही बता दिया है। ये जो है वो मिशेल बैच बैचेलेट को मिला है, शांति के लिए, निरस्त्रीकरण के लिए और विकास के लिए ये इंदिरा गांधी जो अवार्ड है वो दिया जाता है। और ये जो है अवार्ड अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली जो मतलब महिलाएँ होती हैं बेसिकली, जो कि शांति के लिए काम कर रही होती हैं, निरस्त्रीकरण के लिए काम कर रही होती हैं, उनको ये दिया जाता है, बिल्कुल। तो ये पुरस्कार 2024 वाला जो है, ये चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बाचेलेट, उनको जो है वो दिया गया है, क्योंकि उन्होंने लैंगिक समानता के लिए बहुत काम किया, मानव अधिकार के लिए बहुत काम किया है ना? लोकतंत्र के विकास के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने भारत और चिली के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम किया है। इसी को ध्यान में रखकर जो है इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिशेल बैचेलेट को ये मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। यह पुरस्कार जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी हैं, उनके नाम पर रखा गया और उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जाता है जो कि मैंने कहा विकास में, सेवा क्षेत्र में, लैंगिक समानता में इत्यादि में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है।
जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है अभी, है ना? मोबाइल पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर है। मैं चाह रही हूँ सब बच्चे इसका जवाब दें। हाल ही में अवध सायेश्वर मंदिर अवध सायेश्वर मंदिर को यूनेस्को विशिष्ट पुरस्कार 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन टू 2023 प्राप्त करने के लिए चुना गया। ये कहाँ पर स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में, तंजावुर तमिलनाडु में, या चेंगलपट्टू तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सब जगह तमिलनाडु है। नहीं लॉक लगा रही प्रियंका, आपके क्वेश्चन पर हम लॉक नहीं लगाएँगे। याद रखना, ये जो अवध साहेश्वर मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना है। बहुत ही पुराना शिव जी का मंदिर है और इसको अभी जो है विशिष्ट पुरस्कार 2023 प्रदान हुआ है यूनेस्को का, तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं भई, निम्न में से किसे जो है वो 2023 का यूनेस्को विशिष्ट पुरस्कार मिला है? तो 4 ऑप्शन दे दिए। हाँ, अब आ रहा है ना आंसर। रीना कह रही हैं बी, गिरधारी कह रहे हैं बी, लवासना कह रही हैं बी, प्रियंका कह रही हैं बी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल बी इज़ द करेक्ट आंसर। तंजावुर तमिलनाडु जो है वो इसका सही आंसर है। मैंने कहा शिव जी का मंदिर है ये, ठीक है? और बहुत पुराना मंदिर है, तमिलनाडु में ये है, ठीक है? इसको अभी जो है वो यूनेस्को विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये जो अवध साहेश्वर मंदिर जो है, ये सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को ने इसको एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना है। ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुक्काची सॉरी थुक्काजी में जो है ये स्थित है। यह मंदिर भगवान दक्षिणामूर्ति या भगवान शिव कह सकते हैं, उनको समर्पित है और लगभग 13 मैंने कहा बहुत पुराना है, लगभग 1300 साल पुराना मंदिर है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है? चलिए इस मंदिर का जो निर्माण है कहते हैं कि राजा विक्रम चोल और कुलोथुंगा चोल ने करवाया था, ये याद रखना। देखो स्टैटिक और करंट पोर्शन को मिलाकर यदि क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना? स्टैटिक, बिल्कुल स्टैटिक, दक्षिणा, हाँ, दक्षिणा महादेव जी, ठीक है। उनको मिलाकर यदि क्वेश्चन पूछे तो इस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो ये मंदिर का निर्माण जो है वो राजा विक्रम चोल ने और कुलोथुंगा चोल ने करवाया था। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की शुरुआत जो है यूनेस्को के द्वारा 2000 में की गई थी, इसलिए थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, थोड़ा-सा एक रिवीज़न कर लेते हैं चूँकि टाइम हमारा निकल जा रहा है। अ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको पता है मैं बार-बार बोलती रहती हूँ क्योंकि मैं जो कहती हूँ ना कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलो। तो वो उसका रीज़न यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनका लेवल वो हो कि कट ऑफ 110 भी चली जाए ना, तो भी वो जो है उसको क्लियर कर पाएँ। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही उनको प्रैक्टिस करा दी है, उस डर से, उस भय से जो है मुक्ति दिला दी है। तो अपनी तैयारी का आप अवलोकन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं और आपके पास लगभग 10 दिन का समय बचेगा, जिसमें आप परिमार्जन भी कर सकते हैं कि आपने जो भी तैयारी करी है, जो भी आपने तैयारी करी है, वो तैयारी कितनी पर्याप्त है, उसमें और क्या-क्या चीज़ें, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही मतलब वो फुर्ती वाली जो तैयारी होती है ना, एकदम सेट वाली तैयारी जो है, वो रिवीज़न वाला टाइम जो होता है, वो आता है। तो 10 से ब 1 बजे ऑफ़लाइन, ऑनलाइन कोशिश ये करना कि आप समय के में मतलब इंस्टीट्यूट आके ही एग्ज़ाम ये दो। यदि किसी कारणवश आप इंस्टीट्यूट आके एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो प्लीज़ ऑफ़लाइन तो आप ज़रूर ही सॉरी ऑनलाइन तो आप ज़रूर ही इस एग्ज़ाम को जो है वो दीजिएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी दोनों तरह के विद्यार्थी जो हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। आज क्वेश्चन कम नहीं करवाएँ, आज एक्चुअली कुछ डिटेल्स बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने डिटेल्स जो है वो हमें बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि पता है आजकल देखो पॉलिटी में जैसे मैंने डिटेल डाली या हिस्ट्री में डिटेल डाली, तो पॉलिटी के क्वेश्चन अब इसी तरीके के आ रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते आप। पॉलिटी के क्वेश्चन में वो स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन को ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन दे रहे हैं ना कि बच्चे को सबसे ज़्यादा हार्ड जो आज के समय में लग रहा है वो पॉलिटी लग रहा है। तो इसलिए पॉलिटी की जो कुछ चीज़ें थी वो हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करानी थी, यही था। बिल्कुल रेनू आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, है ना? तैयारी से पहले तैयारी का स्तर, बस यही रीज़न था और कुछ नहीं। इसी तरीके से जो हिस्ट्री वाले पोर्शन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी इसी तरीके से आ रहे हैं। मेरे टाइम चेंज कर सकते हो क्या? हाँ, कि और कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी यही टाइम है। अच्छा, ठीक है, तो टाइम क्या चाहिए? आप क्या चाह रहे हैं? क्या कर रहे हैं टाइम ये बता दो?
चलो, तो थोड़ा-सा फटाफट से रिवीज़न लेते हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे। हमने देखा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति या जो राज्यसभा के अ, सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ जो एक नोटिस लाया गया था महाभियोग का, वो नोटिस लाया गया राज्यसभा में, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये था। इसी के साथ-साथ जो अ, उपराष्ट्रपति जी के लिए जो महाभियोग लाया जाता है, वो संविधान के अनुच्छेद 67 बी के अंतर्गत जो है वो लाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ-साथ हमने देखा था कि कुछ विपक्षी सांसदों के द्वारा जो हमारे जज साहब हैं, उन जज साहब के लिए भी जो है वो महाभियोग का नोटिस लाया गया था। तो किस जज साहब के लिए लाया गया था? वो लाया गया था न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव जी के द्वारा। और हमें पता है कि जब ये महाभियोग का जो नोटिस लाया जाता है किसी भी जज के लिए, वो कदाचार और अक्षमता के संबंध में ही लाया जाता है, तो ये हमने देखा था। इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि हालाँकि भारतीय इतिहास में कभी भी महाभियोग का मतलब महाभियोग जो है वो पास हुआ ही नहीं है। ना तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ हुआ है, ना ही जज के खिलाफ हुआ है। लेकिन हाँ, जजों उपराष्ट्रपति के खिलाफ तो लाया ही नहीं गया नोटिस कोई। लेकिन हाँ, जजों के खिलाफ जो है वो महाभियोग का नोटिस जो है वो लाया जा चुका है। हालाँकि वो पूरी तरीके से खारिज जो है वो अब तक हो गया था। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अगला क्वेश्चन था, जीडीपी का आधार वर्ष हम चेंज करने जा रहे हैं। 2011-12 से हम 2022-23 करने जा रहे हैं। इसके लिए जो कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी ने जो है अपनी सिफ़ारिशें जो हैं वो पेश कर दी हैं। इसी के साथ-साथ था कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने बीमा सखी योजना शुरू करी है पानीपत, हरियाणा से, जिसके अंतर्गत हमने देखा था 18 से 70 वर्ष की महिलाएँ बीमा सखी और 7, 6, 5,000 पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष में स्टाइपेंड के रूप में जो है वो दिए जाएँगे। एलआईसी के द्वारा की गई ये पहल है। उसी के बाद हमने देखा था जलवाहक योजना, चूँकि हम जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उस पर भी हम कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले ले जाना चाहते हैं। इसीलिए हम जलवाहक योजना जो है लेकर आए हैं, जो कि 3 रूट्स पर, पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा बारह, जिसे हम कह रहे हैं कि जलमार्ग बारह, बराक, उस पर जो है ये योजना स्कीम जो है वो शुरू की गई है। और इसका ये है कि सड़कों और रेल मार्गों पर जो यातायात का जो लोड है मालवाहक के रूप में, उसको कम किया जा सके। इसी के साथ हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक तो अन्न चक्र देखा था, एक हमने स्कैन देखा था। तो हमने देखा था जो अन्न चक्र है वो पोर्टल जो लाया गया है वो लाया गया है। चक्र जो पोर्टल लाया गया है वो पीडीएस के लिए लाया गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, जन वितरण प्रणाली, उसके उसके लिए लाया गया। और स्कैन जो है बेसिकली वो एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आपका है, उसके अंतर्गत जो है ये लाया गया है। तो ये हमने देखा था, ठीक है? तो मैंने कहा था ये 2 चीज़ जो है वो सब्सिडी क्लेम फॉर एनएफएसए, इसके लिए लाया गया है। इसी के साथ-साथ हमने देखा था, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर कि पूछ रही हूँ मैं कि देश में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 24.6% थी, जो बढ़कर 2022-23 में कितनी हो गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब देना कि देश में ग्रामीण महिला ग्रामीण महिलाओं की बात हो रही है, याद रखना। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 24.6 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई है? जवाब दो। 29.8%, 33.7%, 41.5% या फिर 50.2%? नहीं, अभी आंसर नहीं आए हैं, नहीं आया। बिल्कुल, रिचपाल ने सही आंसर दिया है, 41.5% हो गई है। ये एक फैक्ट क्वेश्चन है, याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन आरएएस में आते हैं, इसी तरीके के आते हैं। तो सही आंसर क्या है? 41.5% जो है, क्योंकि ग्रामीण महिला की श्रम बल भागीदारी दर वो पूछ रहा है, व्हिच इज़ 41.5%। इट इज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि इसरो ने जो एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो एक मिशन प्रोवा 3 लॉन्च किया है, वो किस जो है रॉकेट से लॉन्च किया? तो हमने देखा था पीएसएलवी C-59 से जो है इसने लॉन्च किया। ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए और स्पेस इकोनॉमी के लिए जो है वो कार्य कर रही है। इसी के साथ हमने देखा था जो आईएनएस तुशील है, वो एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट मतलब मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसमें जो है मिसाइलों को रख सकते हैं हम, है ना? और जो है इसकी स्पीड के लिए जो है बेसिकली ये फ्रिगेट जो है वो जाना जाता है। और रशिया के साथ जो है हमने इसके अंतर्गत कार्य, मतलब रशिया से जो है ये लिया है और नौसेना को ये समर्पित किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया जो ऑनलाइन लर्निंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो कौन सा था आपका? एकलव्य जो है।
ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है और इसमें याद रखना है इसको जो स्पॉन्सर कर रहा है, इसको स्पॉन्सर जो है वो अर्ली आर्मी बार जो कॉलेज है उसने इसको स्पॉन्सर किया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ये हमने देखा। इसी के साथ हमने देखा जो 8वीं शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, विश्व शतरंज चैंपियनशिप उसमें जो है ये डॉम राजू गुकेश जो है वो अब तक के भारत के और दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गए हैं केवल 18 वर्ष की आयु में। व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। बहुत इनका वीडियो जो है वो वायरल हुआ था और इतने जो इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जो थी हमारी 2024 वाली, उसमें उसको किसने जीता है 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन में? तो हमने देखा था इसको किरण जाधव ने जीता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इन्होंने एक एशियन गेमों के पदक विजेता और ओलंपिक गेम्स के जो पदक विजेता थे उनको इन्होंने हराया था, इसलिए ये नाम आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किरण जाधव जो है वो शूटिंग से रिलेटेड हैं, है ना? 50 मीटर 3 एयर राइफल से जो है ये रिलेटेड हैं। उसी के बाद अगला क्वेश्चन हमने आर अश्विन के मामले में पूछा था कि आर अश्विन जो है उन्होंने ये कहा है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलूँगा, उससे संन्यास लेता हूँ और हमें याद रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, पहले नंबर पर अनिल कुंबले जी हैं। ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा कि जो फीफा ने ये कहा है कि 2024 का जो हम पुरुषों का जो वर्ल्ड कप मतलब कराएँगे, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कराएँगे वो हम जो है वो सऊदी अरब में कराएँगे। इससे पहले उन्होंने क्योंकि 4 साल में ये होता है, इससे पहले उन्होंने कहा कि 2026 में हम कराने वाले हैं मेक्सिको में, यूएसए में, कनाडा में। उसके बाद उन्होंने कहा 2030 में हम कराने वाले हैं आपके इसमें स्पेन में और मोरक्को में और पुर्तगाल में हम कराएँगे। इसी के साथ-साथ 2034 की डेट भी इन्होंने जो है वो रिलीज़ कर दी है। इसी के साथ-साथ हमने देखा कि 2024 में यूएन के जो वार्षिक चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड है, वो इंडिया के जो लोग हैं मतलब इंडिया के जो पर्यावरणविद हैं, उनको दिया गया है, जो कि माधव गाडगिल जी हैं। मतलब टोटल 6 लोगों को दिया है ये, जिसमें से जो यूनाइटेड नेशंस का एनुअल चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड है, ये माधव गाडगिल को मिला है क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑप्शन में चारों हों। आपके ऑप्शन में जो और लोगों को भी अवार्ड मिले ना, वो भी हों। लेकिन सही आंसर क्या है कि भई जो एनुअल चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो माधव गाडगिल को मिला है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ-साथ हमने देखा था एक क्वेश्चन और कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिला है, वो मिला है चिली की मिशेल बेचेलेट को। क्योंकि इन्होंने एक तो भारत और चिली के संबंधों को मधुर करने का बहुत काम किया, प्लस इसी के साथ-साथ इन्होंने जो है वो लैंगिक समानता के लिए बहुत जो है काम करा है और ये चिली की पूर्व जो है वो मतलब कहना चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति जो हैं ये रही हुई हैं। इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ-साथ हमने देखा था कि हाल ही में जो अवध शाहेश्वर मंदिर है, जो कहना चाहिए कि दक्षिण महादेव जी का मंदिर है, ये तंजावुर तमिलनाडु में है और इसको जो है यूनेस्को विशिष्ट पुरस्कार 2023 के अंतर्गत इसका चुनाव हुआ है, इसलिए ये आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर जो है वो हमने अपनी क्लास को पूरा किया था और मैं फिर कह रही हूँ 19 जनवरी को आप जो है वो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट ज़रूर, ज़रूर करें। और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, हम सब कवर कर रहे हैं। अभी हम मंथ वाइज़ लेकर आए हैं, बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं कि एक मैराथन आप ज़रूर लाइए। बिल्कुल हम मैराथन ला रहे हैं, हम इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन्स का मैराथन लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। मेबी नेक्स्ट इसी वीक में जो है हम कराएँ मतलब नेक्स्ट वीक में जो है वो इसको कराएँगे हम। जो मंडे से सैटरडे वाला वीक होगा इसी में किसी दिन जो है टाइम स्लॉट देख के हम एक लंबी सी क्लास लाएँगे। इसी के साथ-साथ जनवरी से दिसंबर के लिए भी हम एक लंबी सी क्लास जो है वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा करंट अफ़ेयर चूँकि जनवरी से लेकर जो अप मई जून तक का है, वो थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है और बच्चों के पास समय भी कम है। लेकिन जुलाई से दिसंबर वाला हमने बहुत डिटेल में भी मतलब थीम वाइज़ डिटेल में मंथ वाइज़ भी कराया है और उसको मैराथन के रूप में भी हम लेकर आएँगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना, क्लास को बहुत शेयर करिए, खूब सारा स्टेटस लगाइए और कोई भी सुझाव यदि आप देना चाहते हैं बिल्कुल, तो प्लीज़ सुझाव दीजिएगा और आपको बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। और वही मैथिली शरण गुप्त जी का जो कोट है कि दुःख शोक क्योंकि कल मैंने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी थोड़े कन्फ्यूज़ थे, परेशान थे, डर लग रहा था और कुछ विद्यार्थी जिनका मेंस में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और ऐसे समय में जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आए तो बड़ा धक्का भी लगता है। तो उनके लिए ये है कि दुःख शोक जब जो आन पड़े वो सब सहो, कहने वाली बातें हैं लेकिन
चूँकि मैं कह ही सकती हूँ, है ना? इस दर्द को मैं तो आपकी जगह ले नहीं सकती, लेकिन मैं बस उसको बाँट सकती हूँ कि दुःख, शोक जब जो आन पड़े वो सब सहो। दुःख, शोक जब जो आन पड़े वो सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। आपको बहुत सारा शुक्रिया। नमस्कार, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।